So, welcome dear students. I am Abhishek Gupta from Civil Department and I am going to teach you subject Theory of Structures code EB 5125 for BTech Agriculture first year second semester. So, हमने लास्ट लेक्चर में कनेक्शंस के बारे में जाना था, ठीक है, कि कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं, कितने उसकी क्या क्या उसकी लोडिंग कंडीशन के हिसाब से हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हम क्या स्टार्ट किए थे, रिविट कनेक्शन, ठीक है। तो हमने देखा था रिविट कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है रिविट, ठीक है। इसके टॉप पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हेड, बीच वाले को शैंक एंड लास्ट वाले को टेल, ठीक है। हमने फिर इसके बाद क्या देखा था, इसको कैसे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। ये किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है, और इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, जॉइंट्स, कितने टाइप के जॉइंट्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हम देखे थे लैप जॉइंट, दूसरा देखे थे बट जॉइंट, ठीक है। तो लैप जॉइंट कैसा दिखता था, दो मेंबर को ओवरलैप करते थे और उसको क्या करते थे, रिवेट के थ्रू ज्वाइन कर देते थे, ठीक है। और बट जॉइंट में क्या होता था, दोनों हेड को हम मिला करके ऊपर से दो कवर प्लेट लगाकर उसको रिवेट कर देते थे, ठीक है। इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता था, तो वो किसको माना जाता था, वो बट जॉइंट। क्यों, इसमें क्योंकि सेंट्रिसिटी नहीं आती थी, और सेंट्रिसिटी नहीं आती थी तो क्या होगा, मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा, मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा, और रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन या फिर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम बट जॉइंट को सबसे बेस्ट मानते हैं। अब देखो, अब हमको क्या करना है, धीरे धीरे डिज़ाइनिंग के फेस में बढ़ना है, ठीक है। अब डिज़ाइनिंग के फेस पे बढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक कनेक्शन में कितने तरह के फेलियर हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यही डील करने वाले हैं, मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कनेक्शन। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर जब तक मैं इसको कवर नहीं करूँगा आपको न्यूमेरिकल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पढ़ना ज़रूरी है। तो मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो उसमें पहला फेलियर है जो कि है शियर फेलियर ऑफ बोल्ट और रिवेट। मतलब कि बोल्ट और रिवेट में जो फेलियर होता है लगभग सेम होता है, ठीक है, और इन दोनों का डिज़ाइन भी सेम है, बस इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग अलग है। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्या होता है, देखो जैसे कि मैंने दो प्लेट लिया, ठीक है, दिस इज़ प्लेट 1 एंड दिस इज़ प्लेट 1, दिस इज़ प्लेट 2, और उसको क्या किया मैंने, लैप जॉइंट फॉर्म करके एक रिवेट के थ्रू इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक लोड लगा रहा हूँ यहाँ से P और एक लोड लगा रहा हूँ मैं यहाँ से P, ठीक है। P लोड लगाने के कारण इस रिवेट के ऊपर क्या हो रहा है, ये प्लेट इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और क्या करेगा, इसको दो भाग में स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका शियर फेलियर, ठीक है। इसमें नंबर, देखो अभी ये सिंगल शियर है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना है आपका 1, ठीक है। तो देखो ऐसे कंडीशन को आप लोग अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट होती है इन शियरिंग कैपेसिटी, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, अप्लाइड लोड से, ठीक है। तो इसका हम शियर फेलियर ऑफ बोल्ट का एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो तो देखिए यहाँ पे दो प्लेट है, ठीक है, और एक बोल्ट के थ्रू हमने ज्वाइन किया, बोल्ट बोलो या रिवेट बोलो, लेकिन दोनों का फेलियर सेम होता है, ठीक है। तो देखो एक प्लेट किधर की ओर जा रहा है, इधर जा रहा था, और एक इधर जा रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, आपके बोल्ट में या फिर रिवेट में बोल सकते हो आपका शियर फेलियर, ठीक है। तो ये आपका टिपिकल शियर फेलियर कहलाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि इसमें बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। देखो बियरिंग मतलब मैं आपको बता दूं बियरिंग फेलियर क्या होता है। बेसिकली बियरिंग फेलियर का मतलब ये होता है कि किसी साइज़ का या शेप का ये चेंज हो जाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टिपिकल एक बट जॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। इस बट जॉइंट में क्या है, इस बट जॉइंट में क्या हुआ, जैसे ही मैंने बेड जॉइंट को क्या किया, कवर प्लेट से ऊपर कवर प्लेट, नीचे कवर प्लेट लगाया, और ये आपका मेन मेंबर, ये आपका मेन मेंबर, इसके सीजी से और एक लोड लगाया, सीजी से पास हो रहा है जो कि, ठीक है, ये दैट इज़ पी। अब ये पी लोड क्या करेंगे, इसको इधर खींचने की कोशिश करेंगे और इसको इधर खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइधर या तो इधर वाला पार्ट फेल होगा या तो इधर वाला पार्ट फेल होगा, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको इधर खींचा तो देखो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से इस वाला प्लेट और ये वाला कुछ पोर्शन इस रिवेट के ऊपर क्या कर रहा है, कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जिसके कारण आपका जो आपका रिवेट है कैसा शेप में हो गया, कुछ इस तरह के शेप में आ गया, ठीक है। इसका अगर मैं डायमीटर सर्कुलर से क्या चेंज हो गया, इलेप्टिकल हो गया, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन को हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका
बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, अप्लाइड लोड से, ठीक है। और बेसिकली हमको ना एक कनेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए इन दोनों को हमको तो बोल्ट के लिए या फिर रिवेट के लिए बोलो हमको चेक करना मस्ट है, ठीक है, फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ रिवेट कनेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फेलियर देखते हैं। तीसरा होता है आपका टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, ठीक है। तो देखो उसमें भी दो केस आता है। पहला केस है कि हमने कोई मान लो कि ऐसा कोई कनेक्शन बना दिया जिसमें एक ही सीरीज में बहुत सारे बोल्ट लगा दिए, ठीक है, बोल्ट बोलो या रिवेट बोलो। तो हो गया क्या, इससे यहाँ पे एक क्रिटिकल सेक्शन फॉर्म होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एरिया बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया है। तो हो सकता है कि ज़्यादा एरिया या ज़्यादा होल हो जाने के कारण या फिर ज़्यादा एरिया रिडक्शन होने के कारण आपका यहाँ पे कुछ ऐसा स्प्लिट फेलियर हो जाए, ठीक है, या फिर टीयरिंग फेलियर हो जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एरिया आपका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस को अवॉइड करने के लिए हमको जो दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हमको 2.5 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ बोल्ट या फिर डाई ऑफ रिवेट रखना जरूरी है। मतलब कि अगर मान लो मेरे 20 mm का अगर रिवेट है तो मैं उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, उतना मेरे को मिनिमम इन दोनों के बीच का स्पेसिंग रखना है। कहाँ से, सेंटर टू सेंटर के। मतलब कि कैसे, देखो दो बोल्ट, ये मान लो ये दो बोल्ट बोलो या दो रिवेट, इसके सेंटर से सेंटर का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एटलीस्ट मेरे को इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये, तब हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा आपका इसमें केस भी है, मान लो कभी कुछ इस तरह का लोडिंग आ गया जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि कहाँ से फेल होगा। तो देखो जैसे कि मैंने केस यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, जैसे ही मैंने यहाँ से पी लोड लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन फॉर्म हो गया। क्रिटिकल सेक्शन मतलब 100% इंटेंसिटी ऑफ फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका कुछ इस तरह का फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट होता है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, अप्लाइड लोड से, ठीक है। और हमको डिज़ाइन करने के लिए हमको ये वाला भी चेक आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के चेक्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी हम फेलियर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन सबको कोड्स ने हमको ऐसे नॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू हम इनको अवॉइड कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट का वीडियो दिखाता हूँ। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, आपका प्लेट कैसे शियर में फेल हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो प्लेट में क्या हो रहा है, शियरिंग फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, दिस इज टिपिकल। तो कुछ इस तरह का आपका शियर फेलियर होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं स्प्लिट फेलियर ऑफ प्लेट क्या होता है। स्प्लिट फेलियर क्यों होता है, क्योंकि हम कम मिनिमम एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका दो भाग में ऐसा स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे कि आपका ये कोई प्लेट है, ऐसा प्लेट है, मिनिमम एज डिस्टेंस होने के कारण ये कुछ ऐसा आपका स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, दो भाग में। तो उसको बोलेंगे हम स्प्लिट फेलियर। इसको अवॉइड करने के लिए कम से कम आपको मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस 1.5 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल रखना जरूरी है। मतलब यहाँ पे डी नॉट क्या बता रहा है, डाया ऑफ होल किसका, जो हमने रिवेट या फिर बोल्ट को इंसर्ट कराने के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो हमको 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट रखना ही पड़ेगा। इसके बाद लास्ट है आपका शियर फेलियर ऑफ प्लेट, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा शियर फेलियर ऑफ प्लेट का, ठीक है। इसको हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट शुड बी मोर देन द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। बेसिकली जो हमने से पहले वाला जो वीडियो देखा वो इस वाले केस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, इस वाले केस के लिए एप्लीकेबल है वो जनरली, ठीक है। जो हमने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा, कौन सा वीडियो देखा मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला वीडियो, ठीक है, जो प्लेट आपका शेयरिंग में फेल हो रहा है। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब इसके बाद लास्ट है आपका बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, ठीक है। बियरिंग फेलियर मतलब वही मैं बताया ना, डाया का बढ़ जाना। तो जनरली होता क्या, जैसे ही हमने लोड लगाया तो बोल्ट क्या हुआ, खिंचाते का और इसका डाया क्या बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोटा प्लेट यूज़ करना पड़ेगा, मोटा मेंबर यूज़ करना पड़ेगा, इसका थिकनेस ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम इस फेलियर को बचा सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हमको 3 टाइप के यहाँ पे फेलियर हमको मेनली सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। पहला है आपका शियर फेलियर ऑफ प्लेट, दूसरा है आपका शियर फेलियर ऑफ बोल्ट या फिर रिवेट,
और तीसरा है आपका बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट या फिर रिवेट। ठीक है, तो ये 3 चेक्स अप्लाई होंगे। इन तीनों में जो भी सबसे मिनिमम होगा वो हमारा क्या होगा, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब देखो इसके बाद हमको कोर्स ने ना कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन नॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला, जैसे कि मान लो मैंने कोई कनेक्शन डिज़ाइन किया। ठीक है, कनेक्शन ऐसा डिज़ाइन किया यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बोल्ट या फिर रिवेट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोल्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई पी लोड्स लग रहा है। ठीक है, ये आपको पी लोड दिखाई दे रहा होगा, ऐसा पी लोड दिख रहा है। ठीक है, अब देखो 2 बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये 2 बोल्ट के जो बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। ठीक है, किसके अलॉन्ग मेजर करते हैं, ये पैरेलल टू दी लोड होता है, पैरेलल टू दी लोड के जो लोड के डायरेक्शन में पैरेलली हम इसको मेज़र करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पिच। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, गॉस डिस्टेंस। गॉस डिस्टेंस लोड के राइट एंगल में मतलब परपेंडिकुलर इसको मेज़र किया जाता है, उसको बोलेंगे गॉस डिस्टेंस। ठीक है, फिर आपका आता है क्या, एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। तो प्लेट के सबसे जो किनारे वाला भाग है, ठीक है, प्लेट के सबसे किनारे वाला भाग और उसके सेंटर से किनारे वाले भाग के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एज डिस्टेंस। और आपका जो सबसे किनारे वाले बोल्ट को से लेकर के उस प्लेट के किनारे वाले भाग को बोलेंगे एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड डिस्टेंस। अब कोड्स ने हमको कुछ वैल्यू रखना है, मैक्सिमम पिच इतना रखना है, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, तो वही समझते भी। पहले पिच क्या बोल रहा है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बोल्ट्स इन अ रो। क्या बोल रहा है, मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। और क्या बोल रहा है, पिच सेल नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ डाया। तो डाया कौन सा, नॉमिनल डाया, मतलब कि जो हमको एक्चुअल में जो डायमीटर होता है किसी भी रिवेट का या बोल्ट का। मतलब ये मान लो अगर डी अगर की वैल्यू मेरे को 10 दी हुई है, अगर 2.5 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया, 25 mm। तो मतलब क्या बोल रहा है, मिनिमम तो मेरे को इतना रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पिच का डिस्टेंस, अदरवाइज़ क्या होगा, हम जो 6 फेलियर देख करके उनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, किससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर टेंशन मेंबर अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट या फिर 200 mm। ठीक है, या फिर कंप्रेशन मेंबर में 12 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पे जो टी है आपका क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट होगा या फिर मेंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे 200 mm। इन दोनों में जो भी कम होगा वो हमको लेकर के चलना है मैक्सिमम के लिए। ठीक है, इसके बाद करते हैं एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बोल्ट होल फ्रॉम द एडजेसेंट ऑफ एज प्लेट। ठीक है, अब इसके लिए मिनिमम एज डिस्टेंस कितना बोला है, कितना, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1.7 इंटू डी नॉट। डी नॉट क्या है यहाँ पे, आपका डाया ऑफ होल, मतलब कि एक रिवेट को होल करने के लिए जितना मेरे को होल करना पड़ेगा वो कहलाएगा डाया ऑफ होल, दैट इज डी नॉट। ठीक है, तो देखो 1.7 इंटू डी नॉट, ये किसके लिए है, जब हम लोग हैंड से कोई होल्स क्रिएट करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिनिशिंग नहीं आता, इसीलिए हम यहाँ पे कितना लेके चल रहे हैं, 1.7 टाइम्स ऑफ डी नॉट। इसके बाद अब मशीन से अगर कट करें उसमें क्या होता है, फ्रेश कट होता है थोड़ा। ठीक है, गोलाई अच्छा मिलता है हमको, उसके लिए हमको कितना लेके चलना है, मिनिमम एज डिस्टेंस 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट। ठीक है, तो ये केस आप लोग याद रखेंगे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम हमको कितना रखना है यहाँ पे, 12 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर मान लो मेरा थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm का है और उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया, 120 mm। मतलब कि क्या बोल रहा है, जो मेरा एज डिस्टेंस है वो 120 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टी क्या है आपका, थिकनेस ऑफ प्लेट। अब नेक्स्ट आते हैं क्या, लास्ट, एंड डिस्टेंस एंड गॉस डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस लगभग सेम है, दोनों के लिए नॉर्म सेम है। 1.7 और 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट ही लेकर के चलना है, जो भी एज के लिए रहेगा वही एंड के लिए भी रहेगा। ठीक है, लास्ट है गॉस डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्टेंस पर आपको पता है राइट एंगल और डायरेक्शन ऑफ लोड में हम इसको मेज़र करते हैं। तो ये आता है आपका कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमको इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। जनरली क्वेश्चन में इन सब चीज़ की वैल्यू दी होती है, अगर नहीं दी होती तो हम इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ होगा। ठीक है, सो थैंक यू।